चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सेशन एंड ऑब्वियस है हम लोग ये हमारा एक रिविजनरी सेशन चालू कर रहे हैं आप लोगों का, जिसमें मैं कुछ एग्जाम ओरिएंटेड आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक हाईलाइट कर दूं। और आज जो हाईलाइट कर रहा हूं ये पहले थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, राइट। तो मॉड्यूल नंबर 1 में आप लोगों को दो कोर चीजें हैं जिसके ऊपर फोकस करनी है, राइट। दो कोर चीजें जिस पर फोकस करनी है। एक जो कोर फोकस एरिया रहेगा आपका, हम लोग बात करेंगे मॉड्यूल नंबर 1 की। तो मॉड्यूल नंबर 1 में हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव पर हैं, और फाइनेंशियल डेरिवेटिव के अंदर आप लोगों को जो सबसे पहला थ्योरी टॉपिक है वह है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। किसके ऊपर? रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। तो आप लोग रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, राइट, और कितने प्रकार के रिस्क होते हैं, हम रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये एक टॉपिक है रिस्क से रिलेटेड। ये मस्ट टू डू है आप लोगों का, राइट। व्हाट इज रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज रिस्क एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क एंड बिजनेस रिस्क। ये एक पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है थ्योरी का मॉड्यूल नंबर 1 से। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा जो कॉमनली पूछता भी है, व्हाट इज डेरिवेटिव या व्हाट इज फाइनेंशियल डेरिवेटिव, एक्सप्लेन या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, राइट। फाइनेंशियल डेरिवेटिव क्या है, उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को क्या करने होते हैं, बताने होते हैं। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आप लोगों के, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, करेक्ट। तो डेरिवेटिव के ऊपर आता है, और बहुत एक कॉमन क्वेश्चन होता है डेरिवेटिव में कि डेरिवेटिव के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है। मतलब मैं सेकंड अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं तो इसमें आप लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम पूछेगा व्हाट इज फाइनेंशियल डेरिवेटिव। अगर आप लिख रहे हो तो अच्छी बात है, नोट करके रख लो कहीं पर एक क्वेश्चन, व्हाट इज फाइनेंशियल डेरिवेटिव। और आप लोगों को एक्सप्लेन, मैं बहुत इजी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा घुमा फिरा के वर्ड आया, बट लिखना यही है, एक्सप्लेन द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, आप लोगों को इसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है। उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बनाता है जनरली, व्हाट इज डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट क्या है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ डीएम। एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स, मतलब इसके अंदर जो अलग अलग जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं उसके ऊपर आता है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। ये तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। चौथा जो इस पर क्वेश्चन बना सकता है वो आता है आपका अगेन, व्हाट इज डेरिवेटिव मार्केट। व्हाट इज डेरिवेटिव मार्केट, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव। टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव जिसमें जनरली हम लोग स्वैप, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, राइट, इनकी बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में आप लोगों को सवाल आ सकता है, करेक्ट। एंड उसके अलावा इस पे और सवाल आ सकता है, ये ट्रेडिंग टर्मिनल वगैरह को तो छोड़ देना, इसके ऊपर बहुत रेयर चांस आते हैं कि इस पर कभी क्वेश्चन ड्राफ्ट करें, ठीक है। ट्रेडिंग चार्जेस के ऊपर भी नहीं आते, हाँ क्लियरिंग सेटलमेंट पर आ सकते हैं। लास्ट एक पांचवा क्वेश्चन मॉड्यूल नंबर 1 से, व्हाट इज क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर, एक्सप्लेन द सेटलमेंट प्रोसीजर, राइट, सेटलमेंट प्रोसीजर। तो इस तरीके से आप लोगों को ये 5 सवाल है जो मॉड्यूल नंबर 1 के ऊपर पूछ सकता है, क्योंकि आज मेरा कोर फोकस मॉड्यूल नंबर 1 है। तो मॉड्यूल नंबर 1 के उम्मीद करता हूँ ये 5 क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएंगे, और आप लोगों को इन 5 क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है, जिसमें से डेरिवेटिव मार्केट, फाइनेंशियल डेरिवेटिव, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके टाइप्स, राइट। ये तीनों क्वेश्चन कॉमन हो गए, ये लगभग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन है। अगर मैं वाकई में आपको बोलूं तो रिस्क मैनेजमेंट 1, डेरिवेटिव मार्केट 2 और क्लियरिंग एंड सेटलमेंट 3। इस तरीके से हमारे पास क्या है, 3 डिफरेंट यूनिक टॉपिक्स रहेंगे जो आपको प्रिपेयर करना है। नाउ अभी मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा एक एक करके पेपर सेट के बारे में। तो अभी मैं आप लोगों के पास देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थे, हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या किए हुए हैं, आंसर की बना रखे हैं, ताकि आप लोगों को एक आइडिया आ सके कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस के जवाब दोगे। तो अभी मैं फिलहाल आपकी स्क्रीन पर जो समर 2023 का क्वेश्चन पेपर है जो लेकर आ रहा हूं, और अगर आप यहां पर देखोगे तो जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट मार्क्ड किया है क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। व्हाट इज डेरिवेटिव, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेरिवेटिव, और उसके और में भी आपको एक थ्योरी क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। मतलब मॉड्यूल 1 में
90% चांस होते हैं कि यहाँ से आपको थ्योरी ही आएगा, राइट। आप इसका एक्सपीरियंस अपने दूसरे पेपर से भी ले सकते हो, राइट। जैसे कि फिलहाल में मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर विंटर 2022 का क्वेश्चन पेपर मतलब उसका आंसर की लाया है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो ए और उसके ऑप्शन बी में भी आपको थ्योरी क्वेश्चन ही दिखेगा। इसके अलावा आप जब आप एक और पेपर है आपके पास, अगर आप वो पेपर को भी देखते हो तो वहां पर भी आपको मॉड्यूल नंबर 1 में थ्योरी क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। तो मॉड्यूल 1 थ्योरी ओरिएंटेड ज्यादा है। चलिए, तो ये तो पूरा पेपर है। अब आ जाते हैं, जब आप खोजते हैं कि व्हाट इज डेरिवेटिव का आंसर हम लोगों ने किस तरीके से करना है, हमने कैसे इस बात का जवाब देना है, व्हाट इज डेरिवेटिव, राइट। तो डेरिवेटिव क्या होता है, तो आपको डेरिवेटिव को एक्सप्लेन करना है। डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है, एक प्रकार का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी और पे डिपेंड होता है, हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन दी। ये किस पर डिपेंड करता है डेरिवेटिव, ये डिपेंड करता है बेटा अंडरलाइंग एसेट्स के ऊपर। अब ये सर अंडरलाइंग एसेट्स क्या होती है, तो अंडरलाइंग एसेट्स कोई इंडेक्स हो सकता है, जैसे कि निफ्टी, जैसे कि सेंसेक्स, जैसे कि नास्डाक, राइट, जैसे कि डाउ जोन्स, ये सब आपके इंडेक्सेस है, राइट। या फिर एक्सचेंज रेट हो सकते हैं, जहां पर हम करेंसीज एक्सचेंज रेट वगैरह, स्वैप रेट्स वगैरह की बात करते हैं। या फिर इसके अलावा आप और अगर यहां पर एड ऑन करना चाहो तो इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं, राइट। किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स भी अंडरलाइंग एसेट्स हो सकते हैं। तो कॉमन अंडरलाइंग एसेट्स इंक्लूड स्टॉक, जो मैंने इक्विटी शेयर लिखा उसी को हम स्टॉक भी बोल सकते हैं। उसके अलावा बॉन्ड, कमोडिटीज, करेंसीज, इंटरेस्ट रेट एंड मार्केट इंडेक्स, ये सारे आपके कॉमन क्या है, अंडरलाइंग एसेट्स है। तो जब भी डेरिवेटिव आएगा, अंडरलाइंग एसेट्स की बात आएंगे, आपने सारे नाम लिखना है। Instead of directly owing these assets, the derivative holder have contractual agreement to buy or sell the underlying asset. देखो, हम डायरेक्टली इन अंडरलाइंग एसेट्स को नहीं खरीदते, बट इनके डेरिवेटिव्स के थ्रू हम इनमें ट्रेड कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स मतलब इनसे डिराइव्ड हुए कुछ और चीजों में हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए रिलायंस कंपनी के डायरेक्टली शेयर नहीं खरीदा, बट उसका मैंने कॉल ऑप्शन ले लिया, या मैंने उसका पुट ऑप्शन ले लिया, या मैंने उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, या मैंने उसका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, या फिर मैंने कोई इंटरेस्ट रेट का स्वैप कर लिया। मतलब मैं डायरेक्टली उस अंडरलाइंग एसेट्स पे डील ना करते हुए उससे डिराइव्ड की हुई चीजों पर डील कर रहा हूं, उसकी बाइंग एंड सेलिंग कर रहा हूं। इसी ओवरऑल कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। तो डेरिवेटिव होल्डर्स क्या कंट्रैक्चुअल एग्रीमेंट करता है, बाई एंड सेल ऑफ व्हाट, अंडरलाइंग एसेट्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको फॉर एट अ स्पेसिफिक प्राइस फॉर अ फ्यूचर डेट, राइट। तो होप आप लोगों को डेरिवेटिव का बेसिक मतलब समझ में आ रहा है। डेरिवेटिव्स का जनरली हम यूज क्यों करते हैं, द प्राइमरली ऑब्जेक्ट बिहाइंड द डेरिवेटिव इज हेजिंग द रिस्क, स्पेकुलेशंस को कंट्रोल करना, राइट, एंड एनहांसिंग द इन्वेस्टमेंट रिटर्न। हम लोग बेटा डेरिवेटिव अपने लिए लाए ही इसलिए ताकि हम हमारे रिस्क को मैनेज कर सके। जो स्पेकुलेशंस होते हैं, जो बहुत सारे जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उन सारी चीजों को मैनेज कर सके और अपना रिटर्न ज्यादा से ज्यादा और एक अच्छा परफॉर्मेंस हमारे इन्वेस्टमेंट से निकल सके। इसीलिए हमने डेरिवेटिव्स को क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है, और अपने फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हम लोग डेरिवेटिव्स नामक कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूं जब भी आपको सवाल में डेरिवेटिव आएगा आप लोग इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे, राइट। अब देखो डेरिवेटिव्स के कुछ अगर हम कॉमन एग्जांपल्स की बात करें, मतलब इन शॉर्ट ये एग्जांपल ही टाइप्स है, ये एग्जाम्पल ही टाइप्स है। जैसे शक्तिमानी बाल गंगाधर था ना, वैसे ये एग्जाम्पल्स को आप टाइप्स भी बोल सकते हो। तो ये है आप लोगों के पास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शंस, राइट, जिसके अंदर कॉल एंड पुट ऑप्शंस आएंगे आपके, एंड स्वैप्स। ये चार आपको एग्जांपल्स तो भैया ऐसे जबानी याद होने चाहिए। जब भी डेरिवेटिव्स के प्रोडक्ट्स के नाम आएंगे ये चार नाम आपने लिख कर आना है। बोलो चार नाम क्या क्या है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप। ये चार नाम आपके एकदम जबान पर क्या हो जाने चाहिए, बैठ जाने चाहिए, राइट। अभी चारों का मतलब भी अगर आप समझना चाहते हो तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि कोई हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, आज बाई का कर सकते हैं या सेल का कर सकते हैं, राइट, प्री डिटरमाइंड प्राइस पे। प्री डिटरमाइंड प्राइस मतलब होता है आज डिसाइड किया गया प्राइस, लेकिन जो आज प्राइस डिसाइड करेंगे ना वो फ्यूचर डेट के लिए होगा। मतलब हम आज बैठ के भविष्य के लिए कोई सौदा कर रहे हैं, उसी को हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट
बोलते हैं, राइट। अच्छा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ी और अगर डिटेल की बात करूं तो ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये सब ट्रेड किए जाते हैं एक्सचेंजेस के ऊपर, और एक्सचेंजेस इंडिया में पॉपुलर है दो, एनएससी और बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड किए जाते हैं। और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज वगैरह होता है वो सब कैसे होता है कि स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट के साइज होते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो काफी हद तक ये फ्यूचर जैसा ही होता है, बस फर्क इतना है कि ये किसी एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होते, ये ओवर द काउंटर होते हैं। ओवर द काउंटर मतलब जहां पर दोनों पार्टी आपस में ही कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करेंगी और आमने सामने ये सौदा करेंगी, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। यहां पर भी फ्यूचर डेट के लिए होता है, अमाउंट पहले से डिसाइड की जाती है, डेट पहले से डिसाइड किया जाता है, प्राइस पहले से डिसाइड किया जाता है कि हम फ्यूचर में क्या भाव पर खरीदेंगे और बेचेंगे हमारी एसेट्स को। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड में एक जो मेन जो कोर डिफरेंस है वो है ओवर द काउंटर का। यहां पर सारी चीजें ट्रेड पर हो, एक्सचेंजेस पर होता है ट्रेड, और यहाँ ओवर द काउंटर सारे ट्रेड होते हैं, आमने सामने ट्रेड होता है दोनों पार्टियों के बीच में। अच्छा, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो यहां पर ना जो होल्डर्स होते हैं उनको राइट्स मिलता है बट नॉट दी ऑब्लिगेशन, राइट। जबकि जो सेलर्स होते हैं ना, सेलर्स, तो सेलर्स के ऊपर ऑब्लिगेशन आता है, करेक्ट। सो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो हमेशा याद रखना, ऑप्शन जो बायर होंगे जिनको कि हम होल्डर भी बोलते हैं, हैव ऑलवेज एंजॉय द राइट्स, राइट। वो हमेशा राइट को एंजॉय करते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का ऑब्लिगेशन नहीं होता। जैसे अगर आपको कोई चीज को लगता है कि खरीदना चाहिए, ऊपर जाएगा, उसको हम लोग कॉल ऑप्शन बोलते हैं। जब लगता है कोई चीज नीचे गिरने वाली है तो सेल करने वाले हम किसी चीज को, तो उसको हम बोलते हैं पुट ऑप्शन, राइट। चलिए, ये भी ऑब्वियस है फ्यूचर डेट के लिए होता है, इसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपायरी डेट के समय पर आपके जो ऑप्शंस है वो धीरे धीरे डिके होना शुरू हो जाते हैं। स्वैप्स जनरली हम लोग दो पार्टियों के बीच में करते हैं और इसको एक प्रकार से एक्सचेंज के तौर पे देखा जाता है, राइट। इसको किस तौर पे देखा जाता है, एक्सचेंज के तौर पे। याद रखना, इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है, करेंसी स्वैप होता है, कमोडिटी स्वैप होता है, इस तरीके से अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, स्वैप्स होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि स्वैप्स के बारे में भी आप लोगों को बेसिक आइडिया है। ओके, नाउ इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स है, तो आप ये एग्जांपल्स को भी अपने टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर लिख सकते हो, जिसमें आपका आता है सीडीएस, मतलब क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। अब देखो इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, अब क्रेडिट मतलब होता है किसी से उधार पैसे लेना या किसी को उधार पैसे देना, राइट। अब डिफॉल्ट मतलब होता है भैया पैसे डूब जाना। तो पैसे कौन से सिनारियों में डूबेंगे, जब हमने किसी को उधार पैसे दिए हो, तभी तो डिफॉल्ट का रिस्क है ना। तो एक काम करते हैं ना, इस रिस्क को कम कर लेते हैं। हम हमारे जितने भी डेटर्स है, मतलब जिनसे हमने पैसे लेना है, हम उन सबका इंश्योरेंस करवा लेते हैं। कल चल के अगर वो पैसे देने से मुखर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम चलेंगे मुखर्जी नगर, आई मीन इंश्योरेंस कंपनी के पास, है ना। हम कहां चलेंगे, इंश्योरेंस कंपनी के पास, और इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे देखो देखो हमारे बोरोवर्स या फिर हमारे जो जिनसे हमने पैसे लेना था उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, अब हमें उस बात का क्या चाहिए, कॉम्पनसेशन चाहिए। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कॉम्पनसेट करेंगी। यानी यहां पर भी आपने क्या कर लिया, अपने रिस्क को प्रोटेक्ट कर लिया थ्रू द इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस को भी आपने एक मीडियम बना दिया अपने रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो एक प्रकार से देखा जाए तो इंश्योरेंस भी आपका डेरिवेटिव प्रोडक्ट के अंदर ही आ जाता है, राइट। चलिए, वारंट, वारंट मतलब क्या होता है, जनरली वारंट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी चीज को एक्सचेंज, जिसको हम लोग बोलते हैं मेरा हैंड डिलीवरी, मतलब फ्री हैंड हम किसी को भी कोई इंस्ट्रूमेंट जब क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, फ्री हैंड डिलीवरी कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं वारंट, राइट। वारंट की जब तक एक्सपायरी डेट नहीं आती, ये आप एक जगह से दूसरे जगह उसको क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। तो ये भी एक प्रकार से सब्स्टिट्यूट ही है हमारे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के अंदर। अच्छा, कई बार कन्वर्टिएबल डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं, जहां पर बाद में उनको शेयर्स में क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो आप लोगों ने क्या करना बेटा, याद रखना है, राइट। किसके लिए, अगर टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव आ जाए तो उधर भी याद रखना है आप लोगों ने, या फिर टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव की जगह अगर आप लोगों को कभी एग्जाम में एग्जांपल्स ऑफ डेरिवेटिव्स को अगर एक्सप्लेन करो बोले, तो आप लोगों ने इन चीजों को क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करोगे। चलो आगे बढ़ेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आती है, राइट। और ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लो क्योंकि इसके आने के बहुत हद तक चांसेस है, राइट। चलिए मेरे साथ साथ पॉइंट्स याद करते हुए चलेंगे भाई, आप भी मन ही मन दोहराए, मैं जब जब बोलूंगा मेरे पीछे पीछे आप भी रिपीट करें। यस एवरीबॉडी, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, डिपेंड,
राइट। जो अंडरलाइंग जो हमारे डेरिवेटिव्स होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, अंडरलाइंग एसेट्स पर, डिपेंडेंट ऑन अंडरलाइंग एसेट्स, डिपेंड ऑन अंडरलाइंग एसेट्स, राइट। जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं दे ऑल आर डिपेंड्स ऑन दी अंडरलाइंग एसेट्स, और अंडरलाइंग एसेट्स क्या होती है हम पहले भी समझ चुके हैं, स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी, करेंसी, दे ऑल आर अंडरलाइंग एसेट्स। और जो आपके डेरिवेटिव्स होते हैं ना, ये सारे के सारे मूवमेंट होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं, किसकी वजह से, अंडरलाइंग एसेट्स की वजह से। चलो अगला पॉइंट, लिवरेजेस। अब सर लेवरेजेस का मतलब क्या होता है, तो डेरिवेटिव्स के अंदर प्राइस के चेंजेस होने के बहुत ज्यादा क्या होते हैं, चांसेस होते हैं, राइट। तो लिवरेजेस मतलब होता है एक रिस्क, कितना हम गेन या कितना हम लॉस कर सकते हैं पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिवरेजेस। एक पर्टिकुलर लेवल के बाद जो चेंजेस आते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिवरेजेस बोलते हैं। तो लिवरेजेस विच मींस स्मॉल प्राइस चेंज इन द अंडरलाइंग एसेट्स कैन लीड टू लार्ज प्रॉफिट और लॉसेस इन द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि लिवरेजेस एक बड़ा गैप क्रिएट कर देता है। अच्छा, लिवरेज का एक और मतलब निकलता है, लिवरेज का मतलब ये होता है क्रेडिट में लेना कोई चीजों को। तो हम लोग अपनी जो डेरिवेटिव असेट्स होती है ना, उनको कई बार हम मार्जिन पर खरीदते हैं। मार्जिन मतलब जेब में 5 रुपए है, राइट, एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, जेब में 5 रुपए है और सौदा कर रहे हो 50,000 का। सो ये जो आपके पास बाकी के 49,995 रुपए है भैया, ये कहां से है, तो ये है लिवरेज से, मतलब एक प्रकार से उधार, जेब का लगाया 5 रुपए। अब मुझे बताओ ये 50,000 का जो इन्वेस्टमेंट हुआ, अगर ये मान लो 50,000 100 रुपए भी बन गया एक एग्जाम्पल के लिए, तो ओवरऑल 100 रुपए का ही फायदा है। लेकिन भाई आप वो मत देखो ना, 50,000 वापस कर दो जिससे उधार लिया था, सॉरी 49,995 वापस कर दो, पास्ट खुद के लगाया था, फिर भी आपके पास 100 रुपए से एक्स्ट्रा अमाउंट, 100 + 5 105 रुपए फिर भी आपके पास एक्स्ट्रा बचती है। मतलब 5 रुपए लगाकर आपने 105 रुपए बना लिया अपना। तो देखो ना, छोटा सा कैपिटल लगा के लेवरेज की मदद से आप एक बड़ा मोटा प्रॉफिट क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट हमको बताता है कौन, लेवरेज। अच्छा, उसके बाद अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं, रिस्क मैनेजमेंट एंड हेजिंग। रिस्क मैनेजमेंट एंड हेजिंग, भैया डेरिवेटिव टूल्स का हम इस्तेमाल ही इसलिए करते, लाया ही इसलिए गया है ताकि हम हमारे रिस्क को क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके, और इसी को हेजिंग करना बोलते हैं। हेजिंग मतलब टू मिनिमाइज द रिस्क, राइट। चलिए, उसके अलावा स्पेकुलेशन, यस, स्पेकुलेशन मतलब चेंजेस इन द या फिर मोमेंटम इन द प्राइस ऑफ एसेट्स इन द फ्यूचर्स, और इसी फ्यूचर प्राइस के मोमेंटम को हम आइडेंटिफाई करके क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मुझे लगा था सीडीएसएल का जो शेयर है वो क्या होगा, भागेगा, राइट, और सच में वैसा हुआ भी। मैंने सीडीएसएल का एक कॉल ऑप्शन लिया, राइट, मैंने सीडीएसएल का कॉल ऑप्शन लिया। सर कितने में लिया सर आपने, बेटा मैंने 45 रुपए में कॉल ऑप्शन लिया उसका, 350 क्वांटिटी का लॉट साइज था, 350 क्वांटिटी का क्या था वो लॉट साइज था, और 45 नहीं 40 में लिया था मैंने, राइट। कितने में लिया था, 40 में लिया था, 350 क्वांटिटी। और जिस समय लिया था उस समय सीडीएसएल शेयर्स का भाव 1650 रुपए चल रहा था, करेक्ट। कितना चल रहा था, 1650। मेरा प्रिडिक्शन था कि भाव एटलीस्ट यार 1700 प्लस तो जाएगा ही जाएगा, ये मेरा प्रिडिक्शन था। सेम डे 1650 से जो शेयर भागा ये, तो ये सीधा रुका 1850-60 के आसपास, सीधा 200 रुपए के आसपास की जंप, सीधा 8 से 9% ऊपर की तरफ। तो ये जो प्रीमियम है जो 40 रुपए का था, ये भी सीधा सीधा 105 रुपए हो गया विद इन अ डे, राइट। तो क्या हो गया यहां पर, हमने स्पेकुलेशन की मदद से डेरिवेटिव, मतलब कि ऑप्शन हमारा डेरिवेटिव था, हमने ऑप्शन का इस्तेमाल करके क्या कर लिया, पैसा बना लिया अपना। तो स्पेकुलेशंस एक डेरिवेटिव्स में बड़ा काम आता है, स्पेशली जब हमें क्या करना हो, एक जो प्राइस के मोमेंटम से अगर अपना प्रॉफिट वगैरह गेन वगैरह हमको ज्यादा बनाना है, तो वहां पर हम लोग स्पेकुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेटलमेंट को लेकर, अगली चर्चा हम किससे रिलेटेड कर रहे हैं बेटा, सेटलमेंट से रिलेटेड। देखो डेरिवेटिव के सेटलमेंट दो तरीके से किए जाते हैं, आइदर फिजिकल सेटलमेंट हो सकता है, या फिर सेटलमेंट को हम कैश में भी कर सकते हैं। आइदर फिजिकल सेटलमेंट हो सकता है, या तो सेटलमेंट कैसे भी किया जा सकता है, कैश में भी किया जा सकता है। तो डेरिवेटिव कैन बी सेटल आइदर बाय फिजिकल डिलीवरी या फिर कैश में। तो दो मोड होते हैं डिलीवरी को, मतलब हमारे जो भी डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट के सेटलमेंट है उनको, या तो आप सामने वाले से जो भी कमोडिटी या फिर स्टॉक या फिर करेंसी का जो आपने डील किया हुआ है, उसको आप लोगों ने क्या कर लेना है,
उसको आप लोगों ने क्या कर लेना है, कैश में सेटल्ड कर देना है या तो एक्चुअल गुड्स देकर सेटल्ड कर देना है। उसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं स्टैंडर्डाइज्ड एंड कस्टमाइजेशन की, हर एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, कैसे खरीदा जाएगा, उसकी एक्सपायरी कब रहेगी, क्या लॉट साइज रहेगा, ये सारी बातें पहले से प्री डिटरमाइंड होती है, राइट। उनकी एक्सपायरी डेट से लेकर तो उनके साइज से लेकर ये सारी बातें क्या होती है बेटा, पहले से प्री डिटरमाइंड होती है। इसलिए जितने भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे एक स्टैंडर्ड और एक कस्टमाइज फॉर्म में होते हैं, करेक्ट। और इनको स्टैंडर्डाइज्ड और कस्टमाइज बनाने की जिम्मेदारी किसके कांधों पर है, ये जिम्मा किसको दिया गया है, तो हमारी प्यारी सी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को ये जिम्मेदारी दी गई है, करेक्ट। अच्छा, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो डेरिवेटिव्स का एक और आप लोगों को नमूना या फिर एक और कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल जाएगा, और वो है आपका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, राइट, जिसको हम लोग शॉर्ट में ईटीएफ वगैरह भी बोलते हैं, या फिर ओवर द काउंटर फंड्स, राइट। तो ये दोनों भी हमारे डेरिवेटिव से ही क्या है, रिलेटेड है। बस फर्क इतना है कि ईटीएफ को मार्केट रेगुलेट करेगा, मतलब जो हमारा जो मार्केट का स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है वो रेगुलेट करेगा, जबकि ओवर द काउंटर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, थोड़ा सा लीनियंट होता है। ये हमारे पर्टिकुलर जो मार्केट या फिर जो हमारी गवर्नेंस है, हमारा सेबी है, उसके कंट्रोल के थोड़े बियॉन्ड होता है ये, करेक्ट। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डेरिवेटिव्स के अंदर काउंटर पार्टी रिस्क इन्वॉल्व होती है। अब सर कैसे रिस्क इन्वॉल्व होती है, देखो मोस्टली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब आप क्रिएट करोगे, दो उसमें क्या रहेंगे, पार्टी इन्वॉल्व रहेंगे। पार्टी नंबर 1, पार्टी नंबर 2, जिसको मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो बायर एंड सेलर। देयर आर मस्ट बी टू पार्टी, बायर एंड सेलर। अब इनके बीच में रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है ना भैया, जब ये दोनों डील करेंगे। दैट्स व्हाई देयर आर सो मेनी क्लियरिंग हाउसेस एंड इंटरमीडिएटरीज आर प्रिपेयर्ड फॉर द डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन। तो काउंटर पार्टी रिस्क को रिमूव करने के लिए क्या बनाया गया, इंटरमीडिएटरीज बनाए गए, राइट। और ये इंटरमीडिएटरीज एक्सचेंजेस होता है, क्लियरिंग हाउसेज होती है, ब्रोकरेज होते हैं, मतलब जो ब्रोकरेजेस हाउसेज होती है, ये सब इंटरमीडिएटरीज के तौर पर क्या करती है, रोल प्ले करती है। अच्छा, डेरिवेटिव ऑलवेज रिमेंबर, डेरिवेटिव हाईली क्या होता है बेटा आप लोगों का, हाईली वोलेटाइल होता है। हाईली वोलेटाइल इट मींस बहुत ज्यादा सेंसिटिव और बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहता है आपका क्या, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आपको उसके अंदर देखने को मिलते हैं। पल भर में आपको प्रॉफिट तो पल भर में आपको लॉस देखने को मिलेगा। आपका 5 रुपए आपको देखते ही देखते 50 रुपए पर जाता नजर आएगा, तो हो सकता है 100 रुपए की चीज पल भर में आप लोगों को 40 रुपए पर आते दिख जाए। इतना भयंकर चेंजेस आप लोगों को किसके अंदर देखने को मिलता है, डेरिवेटिव्स के अंदर देखने को मिलता है। एंड इसका इस्तेमाल एज ऑब्वियस है आर्बिट्रेज के लिए किया जाता है, राइट। आर्बिट्रेज कैसे करते हैं सर, वन मार्केट से परचेस करो, अनदर मार्केट में प्रॉफिट में बेच दो, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं आर्बिट्रेज करना। तो हम लोग कई बार डेरिवेटिव्स के अंदर क्या भी करते हैं, आर्बिट्रेज करते हैं, प्राइस डिफरेंस का बेनिफिट उठाते हैं और अपना मोटा पैसा बना लेते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे, किससे रिलेटेड, बोले बेटा किससे रिलेटेड, ये थे हमारे सर डेरिवेटिव से रिलेटेड, राइट। अच्छा, तो उम्मीद करता हूं ये सवाल सभी को समझ में आ गया। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारा अनदर क्वेश्चन, राइट। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। हम समर 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा टारगेट है मॉड्यूल नंबर 1 के हमको सारे क्वेश्चन करने हैं। हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, दूसरा थ्योरी क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपके सामने सवाल है, डिस्कस द टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव बेस्ड ऑन अंडरलाइंग एसेट्स। हा 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 हा, हमने जस्ट थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल्स की बात कही थी वही हमको यहां पर क्या करना है, लिखना है। तो टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, जस्ट एक्सप्लेन फर्स्ट डेरिवेटिव। मैंने यहां एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज मैंने ऑलरेडी ऊपर आपको क्वेश्चन में डेरिवेटिव के बारे में बता दिया, बट आपको एग्जाम में तो एक ही बार लिखना है ना आंसर। तो फर्स्ट यू शुड हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द डेरिवेटिव, first you have to explain about the derivative, right, what is derivative, and after that you explain the types of financial derivative, or you can say derivatives. There are 4 common derivatives: future contracts, forward contracts, options and swaps, right। इसके अलावा भी जो आप लोगों ने जो फर्दर और एग्जांपल्स के अंदर डेरिवेटिव्स देखा था, अगर आपको याद रहते तो वो भी सारी बातें आप यहां पर लिख सकते हो। तो ये सेम वही चीज है जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस और स्वैप के बारे में। और फिर ये आप लोगों को कमोडिटी डेरिवेटिव्स या अदर डेरिवेटिव्स आ गए आप लोगों के, राइट।
तो अदर डेरिवेटिव्स को मैं एक बार क्या कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कमोडिटी डेरिवेटिव्स के अंदर क्या होता है, हम लोग कोई ना कोई जो कमोडिटी है, गुड्स है, उसके ऊपर डील करते हैं, जैसे कि ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक अ वीट, कॉफी, या फिर कोई भी प्रकार की नेचुरल रिसोर्सेस, गैसेस वगैरह, ये सारी कमोडिटी है। इन कमोडिटी के ऊपर भी डील होती है। आपको पता है आए दिनों मार्केट में गोल्ड के भाव के ऊपर क्या कर हुआ होता है, सौदे खरीदे जाते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं, ऑप्शंस किया जाता है, किसके ऊपर, गोल्ड के ऊपर। जबकि गोल्ड तो एक कमोडिटी है, बट कमोडिटी का भी क्या होता है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट बनता है। यस, चलिए उसके अलावा फाइनेंशियल डेरिवेटिव, देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉन्ड, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, राइट। तो स्टॉक्स, इंडेक्सेस, ये सब हमारे क्या है, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स है। और फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के अंदर ये सारे आपने सब टाइप्स लिख देना है, जिसके अंदर इक्विटी डेरिवेटिव, क्रेडिट डेरिवेटिव्स, उसके अलावा इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज डेरिवेटिव्स, ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, करेंसी डेरिवेटिव्स भी होते हैं, जहां पर हम लोग करेंसीज का एक्सचेंज वगैरह करते हैं। जनरली करेंसी डेरिवेटिव इज द पार्ट ऑफ द स्वैप एक्सचेंज, राइट। करेंसी एक्सचेंज किसका पार्ट होता है, एक प्रकार से स्वैप एक्सचेंज का, या स्वैप डेरिवेटिव का ही एक प्रकार से पार्ट होता है, राइट। क्रेडिट डेरिवेटिव्स मतलब जहां पर हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट मतलब होता है उधार, जो कि हम लोगों ने इसके पहले भी हमने समझा था, जहां पर हम लोग वो डिफॉल्ट, जो बोरोवर से डिफॉल्ट वगैरह होता है, उसको इंश्योरेंस करवा के हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करवा सकते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्रेडिट डेरिवेटिव्स के नाम से जानते हैं, जिसको क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मैंने आपको एग्जांपल में ऑलरेडी समझाया था। अच्छा सर, वेदर डेरिवेटिव्स भी होता है क्या? हाँ बेटा, हाँ, वेदर डेरिवेटिव्स भी होता है सर, यानी कि मौसम के ऊपर भी भाव लगते हैं। यस, मौसम का कंडीशन क्या होगा, इसका भी प्रिडिक्शन होता है। टेम्परेचर कितना रहेगा, रेनफॉल कितना होगा, स्नोफॉल कितना होगा, विंड की स्पीड कितनी होगी, ये सारी चीजें भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं क्या होती है, मार्केट के अंदर, मतलब हमारे डेरिवेटिव मार्केट में तो इंपैक्ट नहीं करती, लेकिन हाँ, इनकी वजह से हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारे जो डिसीजंस है, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए उत्तराखंड, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। आए दिनों उत्तराखंड में वेदर कंडीशन अच्छी नहीं रहती, जिसकी वजह से उत्तराखंड क्या एक प्रकार से टूरिज्म प्लेस है, राइट। लेकिन ड्यू टू द अनफेवरेबल और द फेवरेबल कंडीशन, वहां की इनकम स्टेटस पर क्या होता है, इंपैक्ट पड़ता है। तो अल्टीमेटली उत्तराखंड हो गया मेन असेट्स, बट वहां पर कितनी इनकम जनरेट होंगी, कितनी नहीं, ये टोटली डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा बेटा आप लोगों के वेदर कंडीशंस के ऊपर, राइट। यानी कि किसी जगह की इनकम ज्यादा रहेंगी, कम रहेंगी, ये सारी बात भी अब किस पर निर्भर करती है, वेदर पर निर्भर करती है, कि वेदर आइदर फेवरेबल रहेगा या फिर अनफेवरेबल रहेगा। चलिए बढ़ते आगे। रियल इस्टेट डेरिवेटिव्स, आजकल पता है ना आप सभी को कि भाई रियल इस्टेट के अंदर भी आप लोग क्या कर सकते हो। अब जैसे मान लो आपको कहीं जमीन खरीदना है, हाँ सर, खरीदने की तो बहुत इच्छा है बेटा, जमीन के भाव चल रहे हैं, सपोज करो अगर आप लोगों को 2000 स्क्वायर फीट भी अगर जगह खरीदना है, 1000 रुपए का भी भाव चल रहा है, मैं मिनिमम साइड लेके चल रहा हूँ, तो कम से कम आप लोगों को कितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे, एटलीस्ट 20 लाख रुपीज तो आपको इन्वेस्ट करना है। आप बोलोगे सर अभी कहाँ सर, हम तो पढ़ रहे हैं, अभी तो आप 20 लाख की बात कर रहे हो, अभी तो हमारे पास में ढंग से 2000 रुपए नहीं रहते। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बट आपको खरीदना है ना। चलो आपको एक तरीका बताता हूं, आप क्या करो, रियल एस्टेट के अंदर अभी से आप कभी 100 रुपए डाल दो, कभी 100 रुपए की जगह खरीद लो, कभी 50 रुपए की जगह खरीद लो, कभी ज्यादा पैसा है 1000 रुपए की खरीद लो, कभी और ज्यादा आ गए 1000, 10,000 का खरीद लो। तो जैसे जैसे आपके पास पैसा आते जाएगा, आप रियल एस्टेट में पैसे डालते रहो। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा होता है? हाँ ऐसा होता है। बहुत सारे रियल एस्टेट के क्या बनाए गए हैं, ईटीएफ्स बनाए गए हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बनाए गए हैं, राइट। बहुत सारे ऐसे डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स क्रिएट किए गए हैं, जहां पर आप थोड़ा थोड़ा पैसा डालो, वो पैसा बाद में धीरे धीरे एक्यूमुलेट होकर आपको टोटल लमसम में पैसा क्या होता है, काम में आ जाता है किसी रियल एस्टेट को एक्चुअल में परचेस करने के लिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं रियल एस्टेट डेरिवेटिव्स, राइट। अच्छा, कार्बन डेरिवेटिव्स की बात की जाए तो अगेन आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्बन डेरिवेटिव्स को आप यहां पर क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। अच्छा, अंडरलाइंग एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो अंडरलाइंग एसेट्स के अंदर हमने पहले भी बात किया, कमोडिटी, करेंसीज, स्टॉक, बॉन्ड, इंडाइसेस, ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगी, राइट। और उन्हीं को यहाँ पर छोटा छोटा एक्सप्लेन किया गया है। स्टॉक्स क्या होते हैं, इंडेक्सेस क्या होते हैं, करेंसीज क्या होती है, कमोडिटीज क्या होती है, इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं, राइट। और
इंडिया के अंदर डेरिवेटिव मार्केट कैसे वर्क करता है, तो ये मार्केट को रेगुलेट करती है सेबी, और इसको जो इंडिया के अंदर सेबी के साथ साथ कुछ हमारे एक्सचेंजेस है, लाइक अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, लाइक अ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, विथ सम डिपॉजिटरीज लाइक अ सीडीएसएल, एनएसडीएल, ये कुछ कंपनीज है, इन सबके सहयोग से, सबके कोऑपरेशन से इंडिया के अंदर डेरिवेटिव मार्केट को क्या किया जा रहा है, रन किया जा रहा है। और डेरिवेटिव मार्केट का हालांकि इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस वगैरह पूछा नहीं था, अगर मैं क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमारा क्वेश्चन हो चुका है ऑलरेडी खत्म, क्योंकि इसमें सिर्फ बताया गया था डिस्कस द टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव बेस्ड ऑन अंडरलाइंग एसेट्स, तो मेरा आंसर यहीं पर खत्म हो जाता है। कहां पे, ये अंडरलाइंग एसेट्स को एक्सप्लेन किया, ये चौथे पॉइंट तक, यहां पर ही मेरा आंसर हो जाता है खत्म। बट फिर भी मैंने क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ एडिशनल पॉइंट्स दे रखा है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और हेल्प मिल सके, राइट। तो डेरिवेटिव वर्क्स इन इंडियन मार्केट के अंदर अगर हम बात करें तो कैसे कैसे वर्क करता है उसके बारे में, और इंपॉर्टेंस भी एक बार पढ़कर छोड़ देने वाला पॉइंट है। तो यहां पर आप लोगों का ये भी क्वेश्चन क्या होता है, समाप्त होता है, करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं हम आगे और कंटिन्यूटी में बात करेंगे। अब मैं आप लोगों के साथ आ गया हूं आप लोगों के विंटर 2022 के क्वेश्चन पेपर पर। कौन से क्वेश्चन पेपर पर, विंटर 2022 का क्वेश्चन पेपर है। अगेन अगर आप देखोगे तो व्हाट इज फाइनेंशियल डेरिवेटिव, सेम बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिस्कस द टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव, ये बात भी ऑलमोस्ट हमारी डिस्कस की हुई है। और नेचर और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ बोल रहा है, तो अगेन बेटा ये आपका सब रिपीटेटिव है, बट फिर भी एक बार आप लोगों ने गो थ्रू कर लेना है। तो कैसे जितने बार पढ़ते जाओगे ना आपके पास नए नए शब्द पावर, जो बोलते हैं ना वर्ड पावर्स, वेकेबुलरीज आप लोगों की और इंप्रूव होते हुए चलेंगे। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आपको सब कॉमन ही देखने को मिलेगा। अच्छा, दिस इज अ न्यू क्वेश्चन, राइट, ये आपके लिए नया क्वेश्चन है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की, करेक्ट। पार्टिसिपेट्स इन डेरिवेटिव मार्केट। चलिए, तो पार्टिसिपेंट्स इन द डेरिवेटिव मार्केट्स की अगर बात करूं तो डेरिवेटिव मार्केट के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट्स करते हैं, राइट। सो अगर पार्टिसिपेट्स की बात किया जाए, सो कौन कौन लोग हैं जो हमारे डेरिवेटिव मार्केट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उनके नाम के साथ एक्सप्लेन करना है एंड डिस्कस देयर रोल, उनके रोल बताना है। तो देखो मार्केट के अंदर हेजर होते हैं, हेजर्स, राइट, स्पेकुलेटर्स होते हैं मार्केट में, आर्बिट्रेजर्स होते हैं मार्केट में, मार्जिन ट्रेडर्स होते हैं। अब ये सब है कौन लोग, राइट, एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। हेजर मतलब ऐसे पार्टिसिपेंट्स, राइट, जो हेजिंग करते हैं। हेजिंग करना मतलब मिटिगेट करना, मैनेज करना अपने रिस्क को, राइट। अब कैसे मैनेज करेंगे, तो इनका जो मेन पर्पस होता है ना, जैसे मैं बोलता हूं भाई आई एम हेजर, मैं हेजर हूं, क्यों, बिकॉज मैं अनफेवरेबल प्राइस मूवमेंट को हमेशा अंडरलाइंग एसेट से प्रोटेक्ट करना चाहता हूं। उसके चक्कर में लॉसेस भी खाता हूं, ऐसा नहीं कि लॉसेस नहीं होते, बट बिकॉज आई एम हेजर ना। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर ओन्ड करके रखा है, मेरे पास 1350 रुपए के भाव के मेरे पास 100 शेयर रखे रिलायंस के, राइट। तो लगभग मेरे पास अगर मैं बात करूं तो 1,35,000 रुपए के रिलायंस के शेयर है, 100 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 1350, 1350, राइट। मुझे डर था कि यार कहीं रिलायंस का शेयर का भाव गिर ना जाए, जैसे भी फिलहाल में जब उसका भाव 1300 चल रहा था, तो मेरे को डर था कि यार 1300 से और नीचे तो ना आ जाए, क्योंकि ऊपर जाएगा तो मेरे को दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 100 शेयर है, भाव अगर ऊपर जाएगा तो मेरे लिए फायदे की बात है ना, जितना ऊपर जाएगा मेरे लिए फायदे की बात है, क्योंकि मेरे होल्डिंग में है। बट मुझे रिस्क किस बात का था कि कहीं नीचे ना आ जाए, अगर नीचे आ जाए तो मेरे लिए वो अनफेवरेबल प्राइस मूवमेंट कहलाएगा, और अगर इस अनफेवरेबल प्राइस मूवमेंट को अगर मुझे प्रोटेक्ट करना है तो मैंने क्या करना चाहिए, मैंने बेटा रिलायंस का एक पुट ऑप्शन बाई कर लेना चाहिए, या फिर रिलायंस का मैंने जो फ्यूचर है उसको क्या कर देना चाहिए, सेल कर देना चाहिए, करेक्ट। तो मेरे पास ये रास्ते थे, इसी रास्तों से चल रहा हूं, तो मैं अपने आप को क्या कहूंगा, हेजर, कि मेरे पास एक एग्जिस्टिंग ट्रेड ऑलरेडी रखा था, इस एग्जिस्टिंग ट्रेड के अगेंस्ट मैंने अपने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए दूसरा ट्रेड लिया, इसी को क्या बोलता हूं मैं, इसी को मैं हेजिंग बोलता हूं, राइट। अब हेजर का रोल क्या होता है, अगर मैं हेजर्स की अगर इंपॉर्टेंट अगर रोल्स की बात करूं, तो हेजर्स का जो मेन काम होता है वो फ्यूचर जो प्राइजेस वगैरह होता है ना उसको लॉक कर देता है, एक प्रकार से देखा जाए तो, राइट। तो they entered into derivative contract like future option and swap to lock in the price or rate, reducing the impact of volatility। ये एक सबसे मेन काम होता है, इम्पैक्ट ऑफ वोलाटिलिटी को कम कर देना, जो फ्लक्चुएशन है उसको रिड्यूस कर देना, करेक्ट।
एंड हम आगे बढ़ते, ये मेन उनका रोल है। फिर यहाँ तो कुछ एग्जांपल्स वगैरह के थ्रू आपको समझाया गया है। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं हम लोग, स्पेकुलेटर्स। अब स्पेकुलेटर्स कौन होते हैं? तो स्पेकुलेटर्स जो ना, ये प्राइस के मूवमेंट को मतलब बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मोमेंट जहां प्राइस में आया बोले प्रॉफिट बुक करो, उसको बोलते हैं स्पेकुलेटर्स। अब यहां पर ना मैंने तो अपने आप का परिभाषा बता दिया कि मैं हेजर कैटेगरी में आता हूं, राइट, क्योंकि मैं अपने जो वोलेटिलिटी इंपैक्ट है उसको मोस्टली रिड्यूस करना चाहता हूं। बड़ा प्रॉफिट बनाना मेरा इंटेंशन नहीं होता, रिस्क को मिनिमाइज करना मेरा बड़ा इंटेंशन होता है, क्योंकि अगर जिस दिन हमने रिस्क को मैनेज कर लिया प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। बट समवन, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मार्केट के अंदर, ऐसे भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो बोलते हैं भैया हमको तो एक ही चीज मांगता, और वो क्या है? प्रॉफिट। अरे प्रॉफिट कैसे आएगा? तो प्रॉफिट आएगा भैया प्राइस के मोमेंटम से। प्राइस जितना मूवमेंट करेगा, प्राइस जितना हिलेगा, उतना स्पेकुलेटर को फायदा होगा। चाहे प्राइस पॉजिटिव हिले चाहे प्राइस नेगेटिव हिले, बस प्राइस ने हिलना चाहिए, मतलब प्राइस के अंदर मोमेंटम आना चाहिए। और ये प्राइस के अंदर मोमेंटम आ जाएगा तो ऑटोमेटिक स्पेकुलेटर्स को क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। तो जो स्पेकुलेटर्स होते हैं ना, वो एक्टिवली ट्रेड करते हैं। ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग। किसका? ऑप्शंस का, फ्यूचर्स का, स्वैप्स का। लगातार शॉर्ट टर्म्स के ये फ्लक्चुएशंस को अपने अवसर बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इनको बोलते हैं स्पेकुलेटर, जो प्राइस के चेंजेस पर बेट लगाते हैं और वहां से अपना मोटा पैसा बनाते हैं, हाई रिटर्न जनरेट करते हैं विद द लेवरेज। लीवरेज के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि हम मार्जिन यूज कर लेते हैं, थोड़ा उधार पैसा लेकर हम क्या करते हैं? ट्रेड कर लेते हैं। कम पैसों में हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर डालते हैं लीवरेज का इस्तेमाल करके, राइट। चलिए अब मैं तीसरे पॉइंट की तरफ चल रहा हूं, आर्बिट्रेजर कौन होते हैं? अरे आर्बिट्रेजर बड़े सिंपल लोग होते हैं, ये ना थोड़े से ऐसे होते हैं कि एक मार्केट से पैसा उठाया दूसरे मार्केट में जाके बेच दिया। तो आर्बिट्रेजर्स हु अटेम्प्ट प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस डिफरेंसेस, जो प्राइस के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन होती है या जो डिफरेंसेस आती है ना ऑन द सेम एसेट इन द डिफरेंट मार्केट और फोरम, एमिंग टू एक्सप्लॉइट दिस इनकंसिस्टेंस फॉर द रिस्क फ्री रिटर्न, राइट। मतलब एक जगह से क्या करेंगे? सस्ते में माल उठाएंगे, महंगे वाले मार्केट में बेच देंगे, तो उन्हीं को आर्बिट्रेजर्स बोलते हैं, करेक्ट। आर्बिट्रेजर मतलब हमारे सिंपल सब्जी वाले भैया, होलसेल से मार्केट, बड़ी मंडी से मार्केट से वो सब्जी सस्ते में खरीद के लाएंगे और हॉकर्स गली गली में घूम के महंगे में बेचेंगे, आर्बिट्रेज कर रहे हैं। समझा सिंपल लैंग्वेज में? तो ये जो आर्बिट्रेजर होते हैं बाई और सेल करते हैं डेरिवेटिव्स को, और मार्केट में बेनिफिट डिराइव करते हैं जो टेम्पररी प्राइस डिफरेंस क्रिएट होता है वहां से, इनको बोलते हैं बेटा आर्बिट्रेजर, राइट। आर्बिट्रेजर हमेशा याद रखना लोअर प्राइस पर बाई करेगा और हायर प्राइस पर सेल करेगा, तभी उसको फायदा होगा। अच्छा, मार्जिन ट्रेडर्स कौन होते हैं? तो मार्जिन ट्रेडर्स वो होते हैं जो उधार ले लेकर अपना धंधा चलाते हैं, राइट। तो मार्जिन ट्रेडर्स मतलब वो पार्टिसिपेंट जो बोरोइंग फंड का इस्तेमाल करके अपने ट्रेड्स वगैरह को क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं। और बोलते हैं ना पैसा दूसरे का, राइट, और प्रॉफिट आपका, तो क्या ही बात है। हिंग लगे ना फिटकरी रंग चोखा, ये तो डायलॉग आपने सुना ही है। तो मार्जिन ट्रेडर कुछ ऐसे ही होते हैं, बोले अपने जेब पर ज्यादा पैसा लगने भी नहीं देते और मोटा मोटा प्रॉफिट भी कमा लेते हैं। तो जो मार्जिन ट्रेडर्स होते हैं वो ऐसे लोग हैं जो मार्जिन का, बोरोइंग फंड का, उधार का, लेवरेज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि जेब से कम पैसा लगा, उधार का ज्यादा था, तो थोड़ा प्रॉफिट बना के उधार का पैसा चुका देते हैं, फिर बाद में और उधार ले लेते हैं, फिर उधार का पैसा चुका देते हैं, एंड इसी तरीके से उनकी आजीविका चलते रहती है। प्रॉफिट का पैसा निकाल के घर पे ला लेते हैं। तो इस तरीके से मार्जिन ट्रेडर की कहानी चलते रहती है। मार्जिन प्रॉफिट जो ट्रेडर्स होता है उनका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट को भैया जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा खींच के ले जाने का, राइट। तो मार्जिन ट्रेडर्स बोरो कैपिटल फ्रॉम द ब्रोकर, किससे उधार लेते हैं? जो भी उनके ब्रोकर से उनसे उधार लेते हैं। और MTM, चंकी चाट मसाला मत समझना, MTM का मतलब यहां पर मार्किंग टू मार्केट से रिलेटेड है, मतलब डेली बेसिस पर इनका सेटलमेंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसको हम MTM बोलते हैं, मार्क टू मार्क्ड बोलते हैं, राइट। एंड उसके अलावा जितने भी ये मार्जिन ट्रेडर्स होते हैं भैया, इनको ना मार्जिन अकाउंट्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं। मिनिमम मार्जिन, इनिशियल मार्जिन, इस तरीके के मार्जिन बैलेंसेस इनको क्या करने पड़ते हैं बेटा? मेंटेन करके चलने पड़ते हैं, करेक्ट। अच्छा, अब उसके अलावा कुछ, ये तो भाई 4 मेन लोग हो गए, इसके अलावा भी कुछ पार्टिसिपेंट होते हैं जैसे कि मार्केट मेकर्स, जो मार्केट को क्रिएट करते हैं।
जैसे बहुत सारी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं। जैसे आज इंडिया में मार्केट अगर कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पर अगर स्टैंड कर रहा है, तो मैं कुछ लोगों का नाम लूंगा, जिसमें से कुछ नाम बदनाम है तो कुछ नाम आबाद हो गए। जैसे कि हर्षद मेहता, नाम सभी ने सुना होगा, राइट। उसके अलावा आप लोगों को राकेश झुंझुनवाला का नाम सुना होगा, राधा कृष्ण दमानी का नाम सुना होगा, राइट। ऐसे देयर आर सो मेनी प्रोफेशनल्स जिन्होंने मार्केट के डेरिवेटिव मार्केट के अंदर पूरी मार्केट को की परिभाषा को ही बदल दिया, और मार्केट के अंदर सोचने और समझने और मार्केट के अंदर किस तरीके से काम किए जाते हैं, इन सारे चीजों को बदल दिया। तो ऐसे लोगों को हम मार्केट मेकर्स बोलते हैं, बिकॉज दे आर क्रिएट द मार्केट। उन्होंने मार्केट को क्रिएट किया है, राइट। चाहे वो क्रिएट पॉजिटिव वे में करे चाहे नेगेटिव, जनरली मार्केट मेकर्स होते हैं बुलिश लोग, राइट, बुलिश लोग। आप बोलोगे सर राधा कृष्ण दमानी या फिर ये तो बियरिश वाले थे। बेटा अगर आपने 1992 की स्कैम देखा है तो आपको ये उस समय पर जरूर मनु मुंद्रा की टीम के बियरिश कार्टल के लोग मिलेंगे, लेकिन बाद में खुद राकेश झुंझुनवाला को बिग बुल के नाम से भी जाना जाता है। वो भी एक बहुत बड़ा बुलिश था। बुलिश मतलब जो मार्केट को हमेशा ऊपर ले जाने के बारे में सोचता था, जैसा कि एक समय पर हर्षद मेहता सोचता था, राइट। तो इसीलिए ऐसे लोग जो मार्केट को ग्रो करवा के कंटिन्यूअसली प्राइस के अंदर इंक्रीज करवा के पैसा कमाते हैं, वैसे लोग मार्केट मेकर होते हैं। और कुछ मार्केट ब्रेकर्स भी होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, जो पोजीशन को शॉर्ट करते हैं, जो बियरिश नेचर के होते हैं, जो हमेशा मार्केट को नीचे लाने के बारे में सोचते हैं। तो वैसे भी मार्केट, जिसको मार्केट ब्रेकर बोलते हैं हम लोग, मार्केट को हमेशा तोड़कर चलने वाले लोग होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो मार्केट को बना बना के चलते हैं, राइट। ओके तो मार्केट मेकर्स भी बाइंग एंड सेलिंग डेरिवेटिव्स के अंदर लगातार क्या करते रहता है ताकि मार्केट एक अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चल सके। अच्छा, मार्केट के अंदर ब्रोकर्स भी होते हैं, डीलर्स भी होते हैं, जो इस तरीके की सारी फैसिलिटीज, ट्रांजेक्शंस करना, परचेज सेल्स करवाना, ये सारी चीजों में आपको क्या करते हैं बेटा, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, राइट। अच्छा, उसके अलावा बहुत सारी क्लियरिंग हाउसेज होती है। क्लियरिंग हाउसेज में आप लोग एक दो नाम लिख लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पे। आपका एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, ये दो कंपनी है जो क्लियरिंग हाउसेस के तौर पर आज के टाइम पर इंडिया के अंदर क्या कर रही है, काम कर रही है। तो एग्जांपल के तौर पर आप लोग क्लियरिंग हाउसेस में एनएसडीएल और सीडीएसएल करोगे। ये क्लियरिंग हाउसेस जनरली सेटल अपना जो आप लोगों ने कुछ चीजों को बाय या फिर सेल किया होगा ना, तो उस बाय और सेल को एक पार्टी से दूसरे पार्टी के अकाउंट में रिफ्लेक्ट करवाने का काम ये क्लियरिंग हाउसेस का होता है, राइट। एंड उसके अलावा अब यहाँ पर रोल ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स, अच्छा वो तो उनके कॉमन रोल बता रहा है। इसमें क्लियरिंग हाउस के अलावा ना एक और टीम आती है, आप इसके बाद एक और नाम ऐड कर सकते हो, सेटलमेंट हाउसेस का। तो सेटलमेंट हाउसेस भी क्या काम करती है आपकी, सेटलमेंट हाउसेस बेटा फाइनल सेटलमेंट से रिलेटेड सारे तामझाम करती है, उसको हम लोग सेटलमेंट हाउसेस बोलते हैं। अच्छा, ये कुछ कॉमन रोल है जो हर एक मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए क्या है, लागू होता है। तो जिसके अंदर हेजिंग मतलब कि मैनेज करना रिस्क को, राइट, प्राइस की डिस्कवरी करना, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को बढ़ाना, अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना, प्राइस के डिफरेंस से को फाइंड करना और वहां से पैसे कमाना, राइट। ये कुछ क्या है, आप लोगों के कॉमन पार्टिसिपेंट्स है, मार्केट के जितने भी लोग, उनके कॉमन फंक्शंस है, रोल है ये सारे उनके, राइट। कनेक्ट करना बायर और सेलर को इंटरमीडिएटरीज के थ्रू। उसके अलावा कीपिंग द मार्केट सेफ, मतलब मार्केट को जितना ज्यादा हो सके डिसिप्लिन में रखना, जो बखूबी सेबी जिसका रोल प्ले कर रही है आज के डेट में। मनी की एफिशिएंसी को और बढ़ाना, मनी का सही तरीके से यूटिलाइज करना, इसलिए सब में सेबी आए दिनों कोई ना कोई नई गाइडलाइंस, नई सर्कुलर्स क्या करते रहती है, जारी करते रहती है। सपोर्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड्स एंड ऑल, राइट। तो और इनकरेजिंग न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट, कई नई चीज मार्केट में आएंगी तो हमारा मार्केट उसको ऑलवेज गले लगाता है, मोस्ट वेलकम बोलता है, राइट। तो बेटा ये था आप लोगों का अगला क्वेश्चन पेपर का, मतलब कि विंटर 2022 के क्वेश्चन पेपर का सारा क्वेश्चन एंड आंसर। इसके बाद मैं लास्ट एक और पेपर आप लोगों के साथ क्या करने जा रहा हूं, डिस्कस करने जा रहा हूं। चलिए, तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर विंटर 2023 का भी पेपर ला लिया है। एंड अगेन आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव। क्या हम ये सेम सवाल ऑलरेडी कर चुके हैं? हाँ जी सर। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन डेरिवेटिव मार्केट एंड रिस्क फेस्ड बाय देम, और उनके द्वारा कैसे कैसे रिस्क को झेले जाते हैं। तो उनके द्वारा जो वोलाटिलिटी वाले रिस्क हो गए आपके, मतलब जो हम लोगों ने इसके पहले जस्ट प्रीवियस हम लोगों ने क्वेश्चंस के अंदर जो बात कर रखी थी, राइट, कि ये जितने भी आपके मार्केट पार्टिसिपेंट्स वाले लोग होते हैं वो कौन से रिस्क को झेलते हैं, तो उनके जो रोल थे,
वो सारे रिस्क को मिटिगेट करने के लिए तो ये सारे रोल है, राइट। तो ये सारे रिस्क के फैक्टर्स थे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को क्या करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। लिक्विडिटी से रिलेटेड रिस्क होती है, अर्निंग प्रॉफिट से रिलेटेड रिस्क होती है, प्राइस डिफरेंशिएट आएगा या नहीं आएगा उससे रिलेटेड डिफरेंशिएट मतलब क्या होती है, डिफिकल्टीज आती है। बायर सेलर को सही तरीके से कनेक्ट करना, किसी प्रकार के बग्स ना होना, ये उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। ये सारे रिस्क फैक्टर किनको फेस करना पड़ता है, हमारे मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको फेस करना पड़ता है। तो बेटा यहाँ पर हम लोगों ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है प्रीवियस ईयर्स में मॉड्यूल नंबर 1 पर आए हुए सारे क्वेश्चंस के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ मॉड्यूल नंबर 1 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की हेल्प से आप लोग अच्छे खासे तरीके से अपना रिवीजन कंप्लीट करोगे।